कि राजा भैया को टक्कर देने वाला एक शख्स का उदय हो गया है, जिनका नाम आनंद पांडे है। करोड़ों की कथा, करोड़ों का घर, फिर एक साथ 100 डंपर लेना, लग्जरी गाड़ियों से चलना, एक लाइफ स्टाइल। तो कुंडा में आप उनके बराबरी से आके जाने लगे हैं। और तमाम चर्चा तो यह भी है कि आप अब कुंडा विधानसभा 27 की तैयारी भी कर रहे होंगे और उनको टक्कर देंगे, उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। सपा से की बातचीत हो चुकी है अखिलेश यादव जी से। सबका समय होता है, सबका एक टाइम होता है। सबका सूर्य का जब 12 बजता है तो बहुत तेज रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ढलने लगता है। तो यही जिंदगी का यथार्थ है, अब इसे कोई समझता नहीं। बेटी कोठी भी नहीं गई कलश यात्रा और दूसरा राजा भैया भी नहीं शामिल हुए। इसके पीछे क्या वजह थी? कैसा संबंध है आपका राजा भैया से? लोगों को यही लगता है ना कि इतना पैसा आ कहाँ से गया इतनी जल्दी। जब आप मुंबई पहली बार गए तो आपकी सैलरी कितनी थी वहाँ? साइकिल खरीदने भर के पैसे नहीं रहते थे। 100 डंपर एक साथ ले लिया। जिस इंसान के पापा को उधारी इतना लोग मांग रहे थे कि वो मुंबई उनको जाना पड़ा, उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, ऐसे व्यक्ति के जो बेटे हैं वो इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो चूँकि राजेंद्र महाराज जी को बुलाने और उनके पूरे कथा के व्यवस्था करवाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, तो आपकी कथा में कितने पैसे लगे और ये कहाँ से पैसा आपके पास आया? और जगह बेइज्जती समझ में आती है, पत्नी के सामने नहीं समझ में आती। कोई घमंड नाम की चीज़ ना कभी रील में ना रियल में कहीं नहीं दिखी। कोई बताया था एस्ट्रोलॉजर कि आपके कोई भाग्य ही नहीं, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं आपके जो पैसा बहुत आ गया है उसके पीछे ये है कि आप मुंबई गए थे और किसी एक बड़े सेठ के घर में आप काम कर रहे थे और वहाँ पर वो सेठ की कोई औलाद नहीं थी, मतलब कोई संतानें नहीं थी। फिर आप उनकी सेवा करते थे और एक दिन उनकी आंख बंद होती है और वो सारा आपके नाम लिख के चले जाते हैं। तभी से आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और आपके पास अथाह धन आ गया। कौन थे वो शख्स जिन्होंने आपको 3 डंपर दिया था? अच्छा, अभी आपका एक वीडियो फोटो तमाम वायरल हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था रील्स वगैरह में कि 100 डंपर लेने की बधाइयाँ। तो यहाँ लोग एक कार खरीदते हैं, कई महीने लग गए, आपने 100 डंपर एक साथ ले लिया। मानसिकता इतनी गंदी मानसिकता है, मैं थक चुका हूँ बोलते 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 बोलते। इतने फ़ोन आते, घर वाले हमारे पूरा डिस्टर्ब रहते हैं भैया। तो यूजीसी अभी हाल ही में एक आया था, अभी कोर्ट में स्टे लग गया है और तमाम लोग हैं उसमें तमाम कमेंट प्रतिक्रिया दे रहे थे, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे। कभी मन करता है इस पर भी कुछ बोलने का? ब्राह्मणों से इतना घृणा क्यों करते हैं लोग? ब्राह्मणों को अलग करेंगे, जिसमें ब्राह्मण पूरे देश में राज करेगा। फिर से कोई कथा का प्लान है? प्रदीप मिश्रा जी के डेट मिल चुका है, क्योंकि उसमें संख्या तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, 20-25 लाख श्रद्धालु के ऊपर रहेंगे। 3 क्वालिटी मैं जानना चाहूँगा सफल बिजनेसमैन बनने की। बिजनेस में रिस्क लेना पसंद आता है आपको या सेफ जोन में खेलना पसंद आता है? ये ड्राइवर को फोन, मालिक ये ना जरा ट्रक अपनी हल्का सा पलट गई है, तो पूछता है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, आगे का पूरा पचक गया है। तो ऐसे आपको भी जब ड्राइवर का फ़ोन आता है तो मन में हार्ट बीट कुछ बढ़ती है कि पता नहीं क्या हो गया? नहीं, हार्ट बीट तो 180 के ऊपर चली जाती है। ड्राइवर अगर आए, ड्राइवर का फ़ोन आया, समझो कुछ बवाल है, नहीं सकुशल हूँ लेकिन सामने वाला गड़बड़ा गया है। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। ऐसी तमाम बातें हैं जो आज इस पॉडकास्ट के जरिए उनका खुलासा होने वाला है। एक ऐसा नौजवान युवक जिसकी भाग्य रेखाएं ही नहीं थी, जिन्हें एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिषाचार्य ने कह दिया था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। उस नौजवान युवक ने एक ऐसी कथा कराई जो विश्व में सिद्ध हुई, प्रसिद्ध हुई। कथाएं तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन वास्तव में प्रतापगढ़ के परानुपुर में जो महाराज राजेंद्र जी ने जो कथा कही उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई और उसी से फिर उदय हुआ एक नाम जिसको कहते हैं आनंद पांडे। और वही शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे तमाम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। आप लोग पूरे पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद भैया। आप परम भक्त हैं भगवान हनुमान जी के, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए भैया, हनुमान जी महाराज हमारे आराध्य हैं और आज मेरी जो पहचान है सब उन्हीं से है। मैं जो भी कुछ करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं करता नहीं, सब करवाते हैं। आज तक 2011 से मैं सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ किया प्रत्येक मंगलवार को, और आज तक कभी हमने मिस भी नहीं किया है।
वो हमने जो जो मुझे ज़रूरत थी उन्होंने सब कुछ दिया है। सब लोग भक्ति करते हैं लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ ही क्यों इतना खुश हैं? इसके पीछे कभी आपने सोचा कुछ? मैं अभी एक कथा से मैं भी थोड़ा से वो करने लगा कि कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन यही कथा ऐसा क्यों हुआ कि ये पूरे विश्व में आज फेमस हो गया हर जगह। बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न बनता है। अभी आप ये सोचिए कि भैया उनकी सरकार की, महाराज जी की इतनी कृपा है, हनुमान जी महाराज की। 90 के दशक में आप रामायण देखते थे उस समय, उसमें अरुण गोविल जी राम भगवान का कैरेक्टर का किरदार निभाते थे। जो उनको स्नेह भाव मिलता था उस समय 90 के दशक में, आज 21वीं सदी में थोड़ा अपडेटेड वर्जन में हो चुका हूँ। जहाँ जाओ वही, जहाँ राम वहाँ आनंद, जहाँ राम। हाँ, मैं देख रहा था जब राम कथा हो रही थी तो आपके भी लोग पैर छू रहे, जितना राजेंद्र जी महाराज के लोग पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, उतना ही पब्लिक आपके चरण छू कर आशीर्वाद ले रही थी। भैया उस समय ऐसा सिचुएशन था कि जो माताएं थी, जो 60-65 साल की उम्र की माताएं थी जी, उस सीने से लगा के रोती थी। उनका ये भाव, तो ऐसा भाव आ जाता, मेरे भी आँख से आंसू निकलने लगते थे। और जब मैं चलता था, देखिए क्या होता है कि जैसे आप फोटो डालते हैं तो कमेंट करने वाले, ट्रोल करने वाले बहुत हैं जी। तो अब आनंद पांडे इतने 60 साल 65 साल के बुजुर्गों से पैर करवा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें मना किया गया था वहाँ पे। लेकिन अब समझिए कि लोग, अपनी माताएं जो रहती थी भैया, आंचल बिछा देती थी वहाँ पे जहाँ से मैं निकलता था। क्या ये स्नेह भाव था उन लोगों का। और बस उनका एक ही आशीर्वाद देती थी, बेटवा हमारा नाम रोशन कर दिया। तो हमका, अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ इसमें कि क्या क्या आशीर्वाद देती थी, कैसे कैसे करके वो आँख से आंसू उनके निरंतर निकलता रहते थे ऐसा। तो हनुमान जी महाराज की कृपा है, उसको उनकी ही कृपा मानता हूँ। और कथाएं तो बहुत होती हैं भैया। अब आनंद पांडे ने कथा किया, ये इसको हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी या माता पिता जी या तो जो कार्य में लगे हुए थे, सबका बहुत सहयोग था भैया। माननीय राजा भैया जी के, हमारे कथा के संरक्षक, तो छोटी छोटी बातों को भी लेके बताते रहते थे कि भाई यहाँ पे आपको ये करना है, वहाँ पे वो करना है। जब आपने कथा कराई या उसकी शुरुआत हुई तो बड़ा लोग हल्के में लिए हुए थे तब कि चलिए कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जब आपने हेलीकॉप्टर से कलश यात्रा में पुष्प वर्षा का आयोजन करवाया, वहीं से सोशल मीडिया पर यह कथा ट्रेंडिंग पर आई और फिर ऐसा आई कथा कि पूरे 7 दिन जब भी मोबाइल या सोशल मीडिया कोई खोलता था तो बस कथा ही आ रही थी। कितने लोग लगभग आए थे, कितनी भीड़ थी? भैया भीड़ का आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि पूरा पंडाल भरा था। पंडाल की कैपेसिटी थी 35-40 हज़ार प्लस। पंडाल के बाहर थे, रोड पे थे, उतने लोग आ रहे थे, उतने लोग जा रहे थे। अब आप इतना ही कर लीजिए कि जो लाइव चलता है महाराज जी का, वो भी सर्वर डाउन हो चुका था उस समय। एक साथ में 3 लाख आदमी के ऊपर देख रहे थे सब। ये सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। तो जब कथा की शुरुआत हुई और कलश यात्रा का आयोजन होने जा रहा था तो ये हुआ कि आपके परानुपुर से कलश यात्रा बेती, जो राजा भैया की कोठी होते हुए श्रृंगेरपुर आएगी, और उसमें राजा भैया भी शामिल होंगे। लेकिन वहाँ पर सभी को बड़ा झटका लगा, एक तो बेती कोठी भी नहीं गई कलश यात्रा और दूसरा राजा भैया भी नहीं शामिल हुए। इसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, इसके पीछे का ऐसा कोई विशेष वजह नहीं थी भैया। उस समय ऐसा था कि राजा भैया का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, वो बेंगलोर गए हुए थे। और जो कि पहले से सूचना, मुझे 2-4 दिन पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि भैया नहीं रहेंगे, इसलिए हमको आनन फानन में रूट को चेंज करना पड़ा। जो कि आप सही बोल रहे हैं कि हम लोगों का ये था कि बेती कोठी जाएगी, वहाँ पे महाराज जी स्वागत करेंगे राजा भैया का, राजा भैया स्वागत करेंगे महाराज जी का, फिर उसके बाद हम लोग लेके निकलेंगे वहाँ से। तो रूट थोड़ा उनका स्वास्थ्य अनुकूल न होने की वजह से रूट को चेंज करना पड़ा। आनंद भैया, आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कहाँ से आप बिजनेस लाइन में आए, कब आपने शुरुआत की, जरा अपने बारे में बताइए कुछ। प्रारंभिक शिक्षा हमारी, मैं RSS का पढ़ा लिखा हूँ, लाल गोपालगंज में हुई। तो उसके बाद तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज और फिर कुंडा TP इंटर कॉलेज में हुई है। तो मेरा ग्रेजुएशन तक तो यहीं से सब कुछ हुआ है। 2012 में मुंबई जाता हूँ, फिर उसके बाद एक कंपनी में जॉब करता हूँ। फाइनेंस कंपनी थी जिसमें डॉक्यूमेंट उठाने का काम था, कस्टमर से लेके यहाँ पे जाने, बैंक तक पहुँचाने का काम था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते कुछ ऐसा चीज़ें बनती गई, हनुमान जी महाराज की कृपा होती गई, कुछ ना कुछ करके उनको करवाना था। फिर बिजनेस लाइन में, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग करते हैं, जिसमें रेलवे का काम है, हाईवे का काम है, एयरपोर्ट का काम है, ये सब काम वहाँ पे करते हैं हम लोग। अच्छा, जब आपने बिजनेस की शुरुआत की होगी तो कहाँ से ख्याल आया कि ये वाला काम हमें करना चाहिए?
क्योंकि आपकी किस्मत में तो कुछ था नहीं। ये ख्याल तो मेरे पास तो मतलब आप ये बोल सकते सपनों में भी नहीं आया था कि मुझे ये इसमें लाइन में जाना है। अब मैं फाइनेंस का काम करता था उस समय, और एक मेरे क्लाइंट थे, उनके पास मैं किस्त मांगने के लिए गया, उनका कुछ EMI बाउंसेस थे, हाँ किस्त उनका। तो जब मांगने गया तो भी नाराज़ होकर बोले कि तुम कुछ इतना ज़्यादा बोलते हो, इतना ज़्यादा समझाते हो, इतना ज्ञान है, तुम ही चला के दिखाओ एक दिन नायक मूवी वाले जैसा। अच्छा। और तो मैं बोला नहीं ये मेरा काम नहीं है। तो बोले नहीं अब चलाओ। तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ दिया था मुझे, किसको चलवा कर प्रॉफिट निकालो, इसको चला के दिखाओ कैसे काम होता, तब समझ में आएगा तुम लोगों को, बैंक वालों को, कि कैसे चलता है, कैसे क्या होता है। तो चलाया तो ठीक ठाक चलने लगा, फिर तभी अच्छा लगने लगा। तभी से वो मैनेजमेंट आप अच्छा करने लगे। शुरुआती दौर में जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा, तब उसमें क्या बड़ी चुनौतियाँ आई आपके सामने? अब जैसे ये सब काम इंफ्रा वर्क काम, जैसे ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसमें ड्राइवर को संभालना बहुत बड़ी चुनौती थी। जो हम लोगों की मेंटालिटी रहती है कि हम लोग को जॉब करना, जो बचपन से सिखाया जाता है, और बिजनेस में आना जी। तो मैं जब जॉब छोड़ा था तो मेरी माता जी को मैंने बताया कि पहले 1 महीना पहले की जॉब छोड़ने वाला हूँ, तो खाना खाना ही बंद कर दी। बोली जितना चादर उतना पैर फैलाने का, जितना पा रहे हो उतने में खुश रहो, यहाँ वहाँ मत जाओ। तो हमने फिर लास्ट में उनको बिना बताए जॉब छोड़ दिया, सुबह एकदम टाइम से निकल जाने का और टाइम से आ जाने का। तो उनको आज तक भी मैंने नहीं बताया कि जॉब छोड़ दी है, ना आज तक मैंने भी पूछी हो। अच्छा आनंद भैया, आपके पापा क्या करते थे? और आप लोग अभी तो बहुत रिचेस्ट फैमिली के तौर पे जाने जाते हैं पूरे क्षेत्र में, चूँकि करोड़ों की कथा, करोड़ों का घर, और फिर सोशल मीडिया पर इतना एक साथ 100 डम्फर खरीदना, तो अभी तो बहुत रिचेस्ट फैमिली के रूप में आप लोग उभर के आए हैं। लेकिन आपका बचपन कैसा बीता? आपके पापा क्या कर रहे थे? बचपन मेरा पालन पोषण में ननिहाल में हुआ है, और पिताजी की एक दुकान थी यहाँ पे लाल गोपालगंज में। अच्छा। कुछ कारण बस वो लॉस में चली गई थी, तो उनको मुंबई जाना पड़ा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत कष्ट सहे हैं वहाँ पे। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे दिन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते, रात में रिक्शा चलाते थे वहाँ पे। दिन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, रात में रिक्शा चलाते थे आपके पापा? हाँ, और हम लोग एक स्लम एरिया में रहते थे वहाँ पे मुंबई में। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया है। जब आप मुंबई पहली बार गए तो आपकी सैलरी कितनी थी वहाँ नौकरी में? 7,500 रुपये थी। 7,500 रुपये 2012 में। बहुत से लोग कहते हैं आपके जो पैसा बहुत आ गया है, उसके पीछे ये है कि आप मुंबई गए थे और किसी एक बड़े सेठ के घर में आप काम कर रहे थे और वहाँ पर वो सेठ की कोई औलाद नहीं थी, मतलब कोई संतानें नहीं थी। फिर आप उनकी सेवा करते थे और एक दिन उनकी आंख बंद होती है और वो सारा आपके नाम लिख के चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर तभी से आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और आपके पास अथाह धन आ गया। ये चर्चाएँ बहुत है। सब भैया ये केवल मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अच्छा। सब काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चूँकि इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना सबके बस का नहीं है, तो ये वाली कहानी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैं बताया ना भैया कि हनुमान जी महाराज की कृपा है, और मैंने जो चाहा उन्होंने वो दिया। 2020 तक की बात बता रहा हूँ, साइकिल खरीदने भर के पैसे नहीं रहते थे। अब उनको कथा करवानी थी, उनको ये करना था, और वो हिसाब से गाड़ियों का सोता चला कि कौन नौकरी करने वाला आदमी कौन आता है, एक दिन वो अपना 1.5 करोड़ की गाड़ी दे देता है, 50 लाख की एक गाड़ी पड़ती है डंपर, वो दे देता, जाओ तुम चलवा के। कौन थे वो शख्स जिन्होंने आपको 3 डंपर दिया था? उन्होंने मना किया हुआ है, हमारे मुंबई के ही थे। अच्छा, मना किया हुआ है कि वो चीज़ें मत बताना। बातचीत होती है उनसे, वो आज बोलते भी हैं, आज बेचारे वो सर नीचे किए रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी उनसे ऊपर व्यवसाय आपका है कि नीचे? अरे ऊपर नीचे क्या, अब जब उन्होंने सब सिखाया है तो वही ऊपर है, ठीक है, और वही धीरे धीरे से स्टार्ट हो गया सब। अच्छा, अभी आपका एक वीडियो फोटो तमाम वायरल हो रहा था कि आप अशोक लेलैंड का एक तो प्रचार भी कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, दूसरा आप नारियल फोड़ रहे थे, पीछे बहुत सारी डंफरें खड़ी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था रील्स वगैरह में कि 100 डंफर लेने की बधाइयाँ। हमने 100 डंफर एक साथ ले लिया। देखिए भैया क्या होता है कि अब डंपर लिया है, लेकिन उस मुझसे ज़्यादा डंपर एक बार लेने के बाद वो नारियल फोड़ दो, फिर लास्ट तक हमको देखने को नहीं मिलता डंपर है कहाँ पे। लेकिन खुशी ये मिलती है कि उसमें जितने ड्राइवर हैं, जितने सुपरवाइजर, जितने मैनेजर हैं, जितने अकाउंटेंट हैं, लगभग हज़ारों लोगों का पेट पलता है उससे, तो वो खुशी मिलती है। जब हमारे ड्राइवर लोग, आज हमारे के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जो फर्स्ट डे से लगे आज तक वो काम कर रहे हैं, छोड़ा ही नहीं मुझे। वो बोलते हैं, जो कि लोग परेशान रहते हैं ड्राइवरों से,
और मैं इतना खुश रहता हूँ, कभी फ़ोन नहीं आता उनका। वो इतने खुश रहते हैं कि मेरा सेठ अच्छा आदमी है। आनंद भैया, यहाँ प्रतापगढ़, कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा है कि राजा भैया को टक्कर देने वाला एक शख्स का उदय हो गया है, जिनका नाम आनंद पांडे है। करोड़ों की कथा, करोड़ों का घर, फिर एक साथ 100 डंपर लेना, लग्जरी गाड़ियों से चलना, एक लाइफ स्टाइल। तो कुंडा में आप उनके बराबरी से आके जाने लगे हैं। और तमाम चर्चा तो यह भी है कि आप अब कुंडा विधानसभा 27 की तैयारी भी कर रहे होंगे और उनको टक्कर देंगे, उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। ये भैया, ये भी पूरी तरीके से कल्पनीय है, इसका कोई मतलब ही नहीं है वास्तविकता जीवन से। कुछ अपने समाज में बहुत निम्न मानसिकता के लोग हैं, मुझे भी बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं। अच्छा, वो हमारे पिता तुल्य हैं जी, और कभी पिता और पुत्र में लड़ाई होती है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत और बड़ी बात बोल दी। दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कुंडा विधानसभा से आ रहे हैं। मैं भैया बोलते बोलते सबको समझाते समझाते थक गया। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों ये लोग जोड़ते हैं, क्यों ऐसा चर्चा करते हैं? मुझे भी नहीं समझ में आता। अब यहाँ तक ये बोलते हैं कि आप कुंडा विधानसभा से आ रहे हैं, ये पार्टी से आ रहे हैं। तो अगर मैं बोला भाई हमारे खुद ही है वहाँ पे, हमारी घर की पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा आना भी पड़ेगा, बहुत आना ही पड़ेगा सोच हुए, तो हमारे मुखिया हैं राजा भैया, जिनसे जाके बात करेंगे। भैया हम 2 सीट को 4 सीट करेंगे, 8 सीट करेंगे, 10 सीट करेंगे, 12 सीट करेंगे, और मजबूती से आएंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोगों की मानसिकता हम नहीं चेंज कर सकते। मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते, यहाँ से लेके वहाँ से लेके। केवल एक ही चीज़ है, बस आ रहे हैं, वो भी कुंडा से आ रहे हैं, वो भी कौन से, सपा से। अच्छा, सपा पार्टी सपा से आ रहे हैं, इनकी बातचीत हो चुकी है अखिलेश यादव जी से। सपा से आ रहे हैं। मैं बोले भगवान क्या हो रहा है, खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अब 2 दिन आके घूम लिया क्षेत्र में। अभी क्षेत्र में आना इसलिए होता है कि लोग इतने भाव से बुलाते हैं, इतने भाव से बुला। और मुझे ये लगता है कि अगर आनंद पांडे को बुलाते तो कथक पहले बुलाते। अभी आनंद पांडे को नहीं बुला रहे। ये जैसे बोला ना अरुण गोविल जी वाला, जी बिल्कुल, अब ये राम को बुला रहे हैं। उनकी छत्र छाया शायद मुझ पे दिखती है, वो बुलाते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं कि ये आके इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अभी कथा उसके सामाजिक ताना बाना, हाँ, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और राजा भैया हमारे मान सम्मान अभिमान सब कुछ उनको बोल सकते हैं। कैसा संबंध है आपका राजा भैया से? पिता और पुत्र का संबंध कैसे होता है? अच्छा, पिता पुत्र का पूरा संबंध। देखिए, वो हमारे राजा हैं। और चाणक्य जी को आप जानते होंगे जी, उन्होंने एक शब्द बोला था कि लिखा भी था, आप शायद चाणक्य नीति में देखेंगे, कि आपका राजा कैसा भी हो वो आपका राजा है। और हमारे राजा तो देखने में भी राजा है, नाम से भी राजा है, काम से भी राजा है। तो ये मानसिकता इतनी गंदी मानसिकता है। मैं थक चुका हूँ बोलते 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 बोलते। इतने फ़ोन आते, घर वाले हमारे पूरे डिस्टर्ब रहते हैं भैया। किस लिए? कि आप कुंडा से लड़ रहे हो या वहाँ से लड़ रहे हो, राजनीति में आ रहे हो। मैं अगर बोल दूँ राजनीति में आ रहा हूँ, मजाक भी कभी कभी कर लेता हूँ, तो 1 हफ्ता खाना नहीं खाते वो लोग कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बोला मुझे राजनीति करनी नहीं, कितनी बार बोलूँ, हर जगह। अब गंगा जी में जाके बोलना पड़ेगा बस ऐसे। तभी लोग मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं है। चूँकि आप एक सफल बिजनेसमैन भी हो गए हैं, तो 3 क्वालिटी मैं जानना चाहूँगा सफल बिजनेसमैन बनने की, या जिसके अंदर ये होनी चाहिए जिससे वो सफल बन सकता है। प्लीज़ 3 कोई क्वालिटी बताइए। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करो तो उसको बंद मत करो, जी। कोई भी काम। दूसरा, कम बोलो ज़्यादा सुनो। अरे वाह। और तीसरा है कि भगवान पे अपनी आस्था रखो, और जो हो रहा है वही कर रहा है। ये सब पहले से लिखा है। ना आप कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं, सब ना आपकी वजह से कुछ हो रहा है, पहले से लिखा। अब ये इसके लिए मत बैठ जाइए कि अब ये तो लिखा है कि हमको राजा बनना है तो हम राजा बनेंगे। उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा आपको। आप बिजनेस में रिस्क लेना पसंद आता है आपको, या सेफ जोन में खेलना पसंद आता है? भैया गाड़ी लाइन जो है ना, डंपर वंपर ये सब लाइन है, 24 घंटा रिस्की रहता है। 24 घंटा गाड़ी चलती रहती है, 365 दिन। कब कहाँ फ़ोन आ गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। अच्छा, ऐसे में एक रील वायरल हुई थी कि ड्राइवर को फ़ोन लगा, मालिक ये ना जरा ट्रक अपनी हल्का सा पलट गई है। तो पूछता है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, आगे का पूरा पचक गया है। तो ऐसे आपको भी जब ड्राइवर का फ़ोन आता है तो मन में हार्ट बीट कुछ बढ़ती है कि पता नहीं क्या हो गया? नहीं, हार्ट बीट तो 180 के ऊपर चली जाती है। ड्राइवर अगर आए, ड्राइवर का फ़ोन आया, समझो कुछ बवाल है, तो पहले ये पूछता हूँ पहला क्या प्रश्न रहता है आपका? क्या क्या दिक्कत है ये बताओ। जैसे बोलता है, जैसे आपने बोला मालिक थोड़ा डंप उठा रहा था और पलट गई, तो फिर ये बोलता पलट गई मतलब तुम सकुशल हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। तो बोलता नहीं सकुशल हूँ, लेकिन सामने वाला गड़बड़ा गया है। तो ये होता है। फिर पुलिस वगैरह फिर फ़ोन आता है, फिर वो तो रहता ही। अब
3 बजे रात, 2 बजे रात, 24 घंटा गाड़ी, 365 दिन काम चलता है। कोई एक ऐसी घटना बताइए जो अब तक की सबसे मतलब जो फ़ोन आया था ड्राइवर का, सबसे खतरनाक फ़ोन जो अब तक का आया हो। एक घटना थी हमारे साथ में, गाड़ी अनलोड करके आ रही थी और जैसे सिग्नल पे रुकती है गाड़ी, सिग्नल पे, और उसके बाद एक आता है बाइक वाला। बाइक वाला आके जो 2 टायर होता है इसे इधर इधर उसके बीच में चला जाता है। अब बाइक वाला पिया था, उसको भी नहीं पता कि वो 2 टायर के बीच में है, और ड्राइवर को भी नहीं पता, बड़ी गाड़ी उतना ध्यान नहीं देते। अब चढ़ा दिया, उसके बाहर उसका पैर थोड़ा सा हो गया था, बच गया ये। बाद में वो चला गया तो उसका जब पुलिस वाले पकड़े तो ड्राइवर बोलता है भाई मुझे भी तो नहीं पता था ये आया कब कहाँ से। और ये चीज़ हुआ। और एक चीज़ था कि हमारी गाड़ियाँ ज़्यादातर पुलिस वाले को ही ठोकती हैं। डीएसपी साहब की गाड़ी जा रही थी फैमिली के साथ में, उन्हीं को ठोक दिया। तो डीएसपी साहब अच्छे इंसान थे, तो मैं बोला यार तुम लोगों को केवल इनको ही मिलता है क्या गाड़ी। ऐसे ऐसे बहुत से वाक़या रहते हैं। एक बार हुआ था, गाड़ी एक पार्किंग करके रखा था, गाड़ी डंप उठा रहा तो पलट गया। अब गाड़ी जो टैक्सी थी चपक गई, तो पुलिस वाले अपने जान पहचान के थे, तो बातचीत तो बोले, पुलिस वाले थोड़ा सपोर्ट किया, उसमें बोले कि आपने गलत जगह पार्किंग किया था जी। उसको भी बोल दिया गलत जगह पार्किंग। जैसे होता रहता है। अच्छा, कथावाचक बहुत हैं इस देश में, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आपने राजेंद्र महाराज जी से ही कथा अपने यहाँ कराई, और आपके संबंध कैसे हैं उनसे? पूज्य राजेंद्र जी महाराज, संबंध आज हमारा उनका ये है कि उनके नाम से मैं जाना जाता हूँ। अरे वाह। अब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम अवध क्षेत्र से आते हैं। पहले प्लानिंग थी जय किशोरी जी का कराने का। अच्छा। श्रीमद् भागवत कथा की माता जी पिता की 4 धाम यात्रा कराने के बाद श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे, और जय किशोरी जी अच्छा कहती हैं। लेकिन जब से महाराज जी को सुना तो सब भूल गया। इनका क्या है कि जो बिहार का है अवधी, भोजपुरी अवधी, ये मिश्रण करके करते हैं। इनकी कथा 5 साल का लड़का सुने या 75 साल का बुजुर्ग सुने, समझ में दोनों को आएगा, मनोरंजन उतना ही होगा, भाव उतने ही आएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 मिनट कोई बोर नहीं हो सकता। अगर महाराज जी कथा कह रहे हैं तो 1 मिनट भी बोर नहीं हो सकता है। 3 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो ये होगा कि महाराज जी को लाया जाए, और महाराज जी भी उत्सुकता थे मिलने के बाद। अच्छा, राजेंद्र महाराज जब भी आपका नाम लेते हैं तो वो आनंद बाबू बोलते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया, जब भी अरे आनंद बाबू आए हैं क्या, तो वो बाबू मतलब क्यों बोलते हैं? तो ये तो मैंने पूछा नहीं उनसे। अच्छा, और कोई बोलता है बाबू या वही बोलते हैं? नहीं, वही बोलते, महाराज जी बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। तो ये सही मैंने बोला ना कि आनंद बाबू ही बोलते हैं वो। अच्छा, आपके धनाढ्य बनने के पीछे की एक वजह और चर्चा में है कि आपकी जो पत्नी हैं वो महाराष्ट्र की हैं, बहुत रिचेस्ट फैमिली से हैं, और शायद आपको ससुराल पक्ष बहुत मजबूत है, इसी वजह से आप बड़े आदमी बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भी इस पर भी कोई सभी काल्पनिक है। हमारी पत्नी यहीं की है, ये प्रतापगढ़ के पास हमारी शादी हुई है 2016 में। अच्छा। ससुर जी डॉक्टर हैं नोएडा में। ये भी बहुत ज़्यादा उड़ा था कि उनकी पत्नी महाराष्ट्रियन है। हाँ, महाराष्ट्रियन है। पूरा पैसा वहाँ से पा गए हैं, सब ये कर रहे हैं। भैया क्या होता है, लोगों की सोच है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। क्या ऐसा रियल में, मतलब सब मेहनत के दम पर ऐसा हो सकता है कि आप 10 साल में फर्स्ट ईयर्स पहुँच जाएँ? देखिए भैया, मेहनत के दम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत से लेबर देर रात मेहनत करते हैं जी, नहीं होता है। बहुत से लोग बैठ के काम कर रहे हैं, हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, वो भी मतलब एवरेज में था, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था। और ना तो ऐसे कोई क्वालिफाई किया है कि मैंने IIT निकाल दिया, ऐसा ऐसा चीज़ें कर दिया, वो भी कुछ ऐसा नहीं। कोई टेक्निकल भी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब मैंने हनुमान जी महाराज को बोला कि अब मेरा जय पराजय सब कुछ आपका है जी। अब वो कहाँ से क्या, कभी कभी चीज़ें मैं भी, जैसे कभी पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है कि आज मुझे इतने पैसा चाहिए, ज़रूरत है इतने की, तब तक नहीं होता कुछ, जब तक यहाँ गले तक नहीं आता। मुझे भी पता रहता है, अब मैं तब तक उनसे बोलता भी नहीं हूँ। और उसके बाद जैसे उनसे बोला हमारे पास का नहीं अब हमारा, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है। और राजेंद्र जी महाराज की कथा लेने के लिए मैं 2 साल से पीछे लगा था। फ़ोन करो, फ़ोन उठता नहीं था, क्योंकि बहुत से फ़ोन आते रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के फ़ोन उनके पास आते रहते हैं। अब मैं पत्नी को लेके गोवा चला गया। गोवा में उनकी कथा चल रही थी जी। मिठाई विठाई सब डिब्बा उब्बा सब लेके पत्नी को बोला कि राजेंद्र जी महाराज से हमारी बात हो गई। और किसी से बोले तो यहाँ राजेंद्र जी महाराज का कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, पता भी नहीं था कथा कहाँ हो रही है जी। अब मैं
सुबह से भैया फ़ोन करना उनको स्टार्ट किया। जब मुंबई से निकला तभी कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँ भाई, और जगह बेइज्जती समझ में आती है, पत्नी के सामने नहीं समझ में आती। उसके बाद भैया बज गया 11-12 2 बजे से कथा स्टार्ट होने वाली, 2-3 बजे कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बड़ा मायूस हुआ मैं, बोला लगता है आज सिचुएशन ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमने फिर उन्हीं को याद किया, उनको देखा लास्ट फ़ोन है, मैं कर रहा हूँ, इसके बाद फ़ोन नहीं करूँगा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। मैं राम कथा सुनवाऊँगा आपको, आप मुख्य यजमान हैं उसके। अब इतना दूर मैं आया हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, बेइज्जती बहुत हो रही, मैं भी चलता हूँ, घूमता टहलता हूँ। जैसे मैं लास्ट जैसे भैया 2 बेल बजी थी, वैसे फ़ोन उठा लिया। अब फ़ोन उठाने के बाद मेरे जो मन में था कि मैंने बोला कि आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं कोई विधायक मंत्री से कम नहीं हूँ, चीज़ें हैं। और महाराज जी भी हंसने लगे बाद में कि यार काफ़ी बाबू काफ़ी नाराज़ हो गए थे, या कौन सी डेट चाहिए। तो फिर उसके बाद का दिन और आज का दिन देखिए, शायद ऐसी कथा महाराज जी ने बोला तो 16 सालों में ऐसी कथा नहीं हुई हमारे साथ। अच्छा, आनंद बाबू या आनंद पांडे जी का अब भविष्य में सपना क्या है? हर इंसान का एक ड्रीम होता है अपने जीवन में, तो आपका क्या सपना है कि अभी हमें ये करना है, ये करना है? सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत प्यार है अपने बिजनेस से जी। उसके बाद सनातन धर्म से, हमारी संस्कृति से। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, इसका मुझे बहुत गर्व है। और मैं ये चाहता हूँ भैया कि अभी जिस पे मेरा वर्किंग भी चल रहा है कि हमारे क्षेत्र के आसपास के 1-2 जिलों के लोग जो अपने लोग हैं, जहाँ तक मेरा है कि कोई भी घर में ऐसा कोई भी नवयुवक न रहे जो बेरोजगार रहे, उस पर भी काम चल रहा है। मुझे लगता है 2-4-6 महीने में आप लोगों को दिखना चालू, आप फिर उस पर पॉडकास्ट करेंगे, इतने लोगों को वहाँ पे रोजगार दे दिया, उतने लोगों को वहाँ पे रोजगार, वो काम चल रहा है। अच्छा, अभी आपने ब्राह्मण की बात की तो यूजीसी अभी हाल ही में एक आया था, अभी कोर्ट में स्टे लग गया है, और तमाम लोग हैं उसमें तमाम कमेंट प्रतिक्रिया दे रहे थे, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे। कभी मन करता है इस पर भी कुछ बोलने का? नहीं भैया, मन करता है, और वो भी होता है। देखिए ब्राह्मणों से इतना घृणा क्यों करते हैं लोग? ब्राह्मण देखिए भैया, जो आगे जाता है, जो आगे रहता है, उससे सब घृणा करते हैं। ब्राह्मण आज कहीं भी जाइए, हर पद पे प्रथम स्थान पे है। आप कहीं पूरे हिंदुस्तान की क्या, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, हर पद पे प्रथम स्थान पे है। और दूसरी बात, जो यूजीसी लाया गया तो पहले ही गलत था, क्योंकि देखिए भैया, जब स्कूल परिसर में आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। बिल्कुल। वहाँ पे ये नहीं आप गरीब हैं, आप ये जाति से हैं, वो जाति से हैं, आप वहाँ पे सिखाया जाता है आप सामान्य हैं, छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई अध्ययन करने के लिए। आवाज़ से नहीं है, आदि अनंत काल, त्रेता युग, द्वापर युग, वहाँ भी तो लोग जाते थे, तो वहाँ भी उस नहीं थी। कृष्ण भगवान के साथ में सुदामा जी पढ़ते थे, बिल्कुल, उनके साथ में और भी लोग पढ़ते थे, तो वहाँ भी तो ये चीज़ें नहीं थी। एकदम सही। जब ये चीज़ यहाँ पे लाया गया, और आज नहीं, ये आने वाले टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे चलता रहेगा भैया, ऐसे करते रहेंगे। और ये कुछ दिनों में, आज के 10, 20, 30, 40 साल पे, 50 साल पे ये आपको अलग बन जाएगा कि या तो जैसे पाकिस्तान कर दिए थे लोगों ने, ये ब्राह्मणों को अलग करेंगे। और जब अलग करेंगे तो ब्राह्मणों को समझ में आएगा, फिर उसके बाद फिर एक द्वीप बनेगा जिसमें ब्राह्मण पूरे देश में राज करेगा। क्या बात है, सही बता रहा हूँ, ये होने ही वाला है। ये लोग नहीं समझने वाले हैं, ये होने ही वाला है। तमाम लोग आपकी कथा के बाद अपना अपना गेस कर रहे थे कि अब फिर जल्द कोई कथा होगी। आपने भी कहा था कि हर 2-3 सालों में कोई कथा कराएंगे, तो फिर से कोई कथा का प्लान है? हर 3 या 4 साल में जो भी कथावाचक उसमें पॉपुलर रहेंगे या जिनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, वो सब कथावाचक अपने यहाँ पे आएंगे। और अभी फ़िलहाल का प्रदीप मिश्रा जी के डेट मिल चुका है। अरे वाह। 2028 में, सेम वही करवा चौथ के अगले दिन से। दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो यही है, एक बड़ी सूचना है कि 2028 में करवा चौथ के अगले ही दिन प्रदीप महाराज जी की कथा फिर से होने वाली, वही परानुपुर में। अब वो क्षेत्र, क्योंकि उसमें संख्या तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, 20-25 लाख श्रद्धालु के ऊपर रहेंगे। अब संख्या देखा जाए तो या सिंगबेरपुर के आसपास रहे, कौशाम्बी भी हो सकता है, आपको कहीं भी हो सकते हैं, सब अपना ही क्षेत्र। अभी स्थान, हाँ बिल्कुल, आपको तो वैसे भी सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं, पूरा भाव मिलता है, प्रदेश में आपके नाम है, सब लोग आपको मानते पसंद करते हैं। ये अपने ही क्षेत्र 2-3 जिलों में ही रहेगा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी। दूसरा मैं ये पूछना था कि आपको कोई बताया था एस्ट्रोलॉजर कि आपके कोई भाग्य ही नहीं, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये कब का वाकया और कैसे हुआ? 2011 का है, किसी के साथ में गया था भैया, और मैं बैठा था, मैं अपने लिए नहीं गया था, तो होता नहीं लाइन में लगे हुए तो इनको निपटाओ, उनको आओ। बिल्कुल। वो आए तो वैसे देख के इसे बोले कि यार, बोले कि इनका तो कोई भाग्य ही नहीं है, तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते।
उदास हुए थे? उदास मतलब कि कोई भी उसमें ये होता है ग्रेजुएशन करने के बाद सब IAS PCS बनना चाहते हैं। बिल्कुल। उसमें तो अलग ही तीव्र गति से दिमाग चलता रहता है, सपने बड़े रहते हैं कि IAS भी निकाल दूंगा, IIT भी कर लूंगा, डॉक्टर भी बन जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा। और ऐसे में कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि बोल दे इसके पास कुछ है ही नहीं, आपका कोई भाग्य ही नहीं है, किस्मत ही नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। भाग्य नहीं है, तो उसी से फिर मैं भी उनकी बात को वो नहीं किया, मतलब मुझे पता चल गया मेरा वैसे भी भाग्य नहीं है। मैं अपने भाग्य से करूंगा तो क्या कर पाऊंगा, एक नौकरी करूंगा, तो मुझे मेरा भाग्य अच्छा हुआ, मेरे पास कोई भाग्य नहीं है। हमने महाराज जी के शरण में गए, मैं बोला अब आपके हिसाब से सब कुछ होगा। हनुमान जी महाराज के सब आपके पास अब भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, फेम, पैसा, सब कुछ है, लेकिन आप हमेशा, चाहे रियल लाइफ की मैं बात करूं चाहे रियल लाइफ की बात करूं, हमेशा आप सौम्य उदार ही दिखे हैं मुझे, और सब यही चर्चा करते हैं, बड़ी तारीफ होती है आपकी। तो कभी मन में भाव नहीं आता घमंड वाला, या कभी ऐसे आजकल? ये सब उधारी का है, सब हनुमान जी महाराज का है। अच्छा। मेरा होता तो कब वो आए कब लेके चले जाए, तो उसमें आज बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्या बात बोली आप। मेरा एक मुंबई में एक सब डायलॉग होता है ना, तो मेरा एक ही डायलॉग है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जी। मैं वहाँ यही बोलता हूँ, जो जितने लोग रहते हैं सब जानते हैं। तो जब तक उनका दिया हुआ है तब तक चल रहा, नहीं होगा फिर आपसे जब मिलूंगा तो फिर आप बोलोगे भैया उस समय तो अच्छा से बात कर रहे थे, आज भी है वैसे ही हो, आप इज्जत से बात कर रहे हैं। सही बात है, ये हनुमान जी का है, सब उन्हीं का जब है। वो चाहे ले लें। क्योंकि मैं एक घटना याद आती है मुझे भी, राजपाल यादव जी को। मैं जब बचपन में उनकी मूवी देख रहा था तो लग रहा था वाह इतने अच्छे एक्टर हैं, सब उनके फ़ैन थे, देखना। और एक स्थिति अभी हमने देखी है, इसी जीवन में देखी कुछ ही सालों में, कि उनके पास पैसा ना होने की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो कब किसका भाग्य। गोविंदा जी के बारे में कहा जाता है कि आजकल उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो छोटे छोटे मंचों में प्रोग्राम करने को मजबूर हैं, तब वो घर चला रहे हैं। तो कब किसके साथ क्या हो जाए, ये आप मानते हैं? ये बात सही है भैया कि कब किसके साथ में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। सबसे अच्छा अपना व्यवहार आचरण रखिए आप सही। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि मानव जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत रहते ही, हमको हमारा व्यवहार, जो हमारा सामने वाला व्यक्ति जब बैठा है सामने, तो उसको कभी छोटापन नहीं महसूस होना चाहिए। उसको हमेशा उसके हिसाब से आदर दीजिए, अगर छोटा है तो छोटे के हिसाब से आदर दीजिए, बड़ा है तो बड़े के हिसाब से आदर कीजिए उसका। और घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कितने बड़े लोग आए, कितने चले गए, कोई बचा नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह थे, सब अकबर वगैरह थे, कहाँ कहाँ सबका समय होता है, सबका एक टाइम होता है। सूर्य का जब 12 बजता है तो बहुत तेज रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ढलने लगता है। तो यही ज़िंदगी का यथार्थ है, और इसे कोई समझता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें भी बताई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारा यह पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।